एक कहानी रोज इस सीरीज़ में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हरिशंकर परसाई जी की एक किताब है निठल्ले की डायरी। तो उसी से हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले हरिशंकर परसाई जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और बहुत संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा। संघर्ष तो जीवन का एक अभिन्न भाग होता है। संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही आपको हिमालय की तरह ऊपर उठना सिखाती है, समंदर की तरह बहना सिखाती है। तो निठल्ले की डायरी का हम शुरुआत कर रहे हैं और इसमें जो सबसे पहले बताया गया है, जो सबसे पहला अध्याय है निठल्लेपन का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ निठल्लापन, कि निठल्लापन होता क्या है। निठल्ला भी कहीं डायरी लिखने का काम करेगा? असंभव। उसी तरह अविश्वसनीय है जैसे यह कि तुलसीदास रामचरितमानस की पांडुलिपि टाइप करते पाए गए, या यह कि तुकाराम पियानो पर अपने अभंग गाते थे। मगर निठल्ले निठल्ले में फर्क है, जैसे इनकम टैक्स विभाग के ईमानदार और शिक्षा विभाग के ईमानदार में फर्क होता है। ईमानदार वैसे दोनों हैं। यह निठल्ला कुछ भिन्न किस्म का था। पूरी डायरी पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि वह निठल्ला के नाम से इसलिए बदनाम था कि वह लगातार कोई काम नहीं करता था। अगर वह लगातार चौराहे पर खड़े होकर लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम करता रहता तो भी लोग उसे निठल्ला नहीं कहते वह जी लगाकर मुंह चिढ़ाने का काम करता है, निठल्ला नहीं है। जब घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जाता है, तब मुंह चिढ़ाना काम क्यों नहीं? दूसरा कारण यह है कि वह ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे उसका अपना फायदा हो। अगर वह गैर कानूनी शराब उतार कर बेचता और हवेली खड़ी कर लेता तो बड़े बड़े कर्मयोगी उसे गुरु मानते। वह शायद घूमता रहता था और जहां तहां घुस जाता था। नियम उसकी जिंदगी में नहीं था। नियम के कारण ही एक कुल्टा कहलाती है और दूसरी पतिव्रता। कुल्टा का कुल मिलाकर पुरुष संपर्क पतिव्रता से कम होता है तो भी। निठल्ले की डायरी के पहले के पन्नों में कुछ फुटकर बातें लिखी पाई गईं, जिनसे मालूम होता है कि नियमित कर्म के प्रति उसकी विरक्ति कैसे होती गई। डायरी प्रकाशित करने के पहले ये कुछ अंश यहां उद्धृत किए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की? क्या कृष्ण ने सचमुच रणभूमि में अर्जुन से यह सब बात कहा जिसे व्यास ने लिखा है? इस सारे उपदेश का नतीजा क्या हुआ? अर्जुन ज्ञानी हो गया और लड़ने लगा, यानी ज्ञानी वह जो हमेशा लड़ने को तैयार रहे। पर दुर्योधन तो पहले से लड़ने को तैयार था, यानी दुर्योधन अर्जुन से ज्यादा ज्ञानी था। यानी बुरा आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा ज्ञानी होता है। यह बात मेरे गले नहीं उतरती। गीता न कृष्ण ने कही न व्यास ने लिखी। गीता को तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखा है या पैसे देकर लिखवाया है। प्रमाण मुझे मिल गया है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारे अधिकार में सिर्फ काम करना है, तुम फल की इच्छा मत करो। हे मजदूरों, भगवान का आदेश है कि काम करते जाओ, तनख्वाह मत मांगो। यह उपदेश मजदूरों की हड़ताल तोड़ने के काम आ सकता है। भगवान ऐसा उपदेश नहीं दे सकते कि काम करो पर पैसा मत मांगो। सिद्ध हुआ कि गीता या तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखी है या किसी से लिखवाई है। इसलिए राजगोपालाचारी को गीता विशेष प्रिय है। इस शोध के बाद मुझे कर्म से अरुचि हो गई है। आगे परसाई जी लिखते हैं, पुराने जमाने की बात है। भारत के किसी जामुन के पेड़ के नीचे 3 आदमी मुंह खोल लेटे थे और कह रहे थे, आ जामुन मेरे मुंह में गिर। जामुन गिरने ही वाली थी कि वहां एक घुड़सवार आया। वह घोड़े पर बैठकर घूमने को बड़ा काम मानता था, जैसे आजकल सरकारी जीप पर बैठने को काम माना जाता है। उसने उन तीनों को हंटर मारकर भगा दिया। कई साल बाद पश्चिम में एक लड़का एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। वह भी कह रहा था, आ सेब मेरे मुंह में गिर। सेब जामुन से बहुत बड़ा होता है। निष्कर्ष निकला कि जहां तक खाने का संबंध है, पश्चिम का मुंह पूर्व से बड़ा होता है। बीते साम्राज्य और सेब इसके गवाह हैं। उस समय वहां कोई घुड़सवार नहीं आया, क्योंकि यूरोप के सारे घुड़सवार संकट में फंसी सुंदरियों की रक्षा खोज खोज कर रहे थे।
सेब गिरा और लड़के ने ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज लिया। अगर वह घुड़सवार वहां न जाता और एक जामुन भी उनमें से किसी के मुंह में गिर पड़ता तो उस सिद्धांत की खोज का श्रेय भारत को मिल जाता। भारत में अनुसंधान को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अनुसंधान करने के लिए बैठे मनीषी को अलाल कहा जाता है। उन्हें पहले घुड़सवार छेड़ता था और अब जीप सवार छेड़ता है। सारा देश अब पछताता है कि अगर हमारे वे 3 जामुन के नीचे के मनीषी छेड़े न जाते तो हमें एक महान खोज का श्रेय तो मिल ही जाता। ऐसी ही भूल तब हुई थी जब लक्ष्मण ने मरणासन रावण से दुनिया भर की नीति की बातें तो पूछी, पर यह नहीं पूछा कि गुरु उस गोली का फॉर्मूला तो बता जाओ जिसे खाकर आपके मरहूम भाईजान कुंभकर्ण 6 महीने सोते रहते थे। पश्चिम विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे क्यों बढ़ा है? क्योंकि वहां अलालों को सब तरह से सुविधाएं दिए जाते हैं। हमारे यहाँ वे निरादर के पात्र हैं। आगे परसाई जी लिखते हैं, कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी के बिना चोरी भी नहीं होती होगी। वही चोरी करता है और वही पुलिसमैन से गश्त दिलवाता है, तो करणीय क्या है और अकरणीय क्या है? अभी तो यही निश्चित नहीं है कि वह जेब काटने को बुरा मानता है। आखिर जेब कटवाता तो वही है। मैं कुछ कामों को अच्छा मानकर जिंदगी भर करता जाऊं और बाद में मालूम हो कि इन कामों को वह बुरा मानता है तो मैं नर्क में चला जाऊंगा। मैं जीवन रक्षा को अच्छा मानकर करूं, बाद में मालूम हो कि वह आदमी घटाने के लिए लोगों को मरवाना चाहता है। ऐसी हालत में मेरा सारा पुण्य पाप हो जाएगा। तब बुरे डॉक्टर स्वर्ग का सुख भोगेंगे और अच्छे डॉक्टर नर्क में सड़ेंगे। निर्णय होने तक कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है अकर्म ही चलने दो। आगे लिखते हैं परसाई जी, गली के मोड़ पर चबूतरे पर जगन्नाथ काका पालथी मारे बैठे हैं और देख रहे हैं। मैं पूछता हूं, काका क्या कर रहे हैं? जवाब देते हैं, बैठे हैं। सुबह पूछता हूं तो बैठे हैं, दोपहर पूछता हूं तो बैठे हैं, शाम को पूछता हूं तो बैठे हैं। और काका क्या हाल है? कुछ नहीं, बैठे हैं। आज मैंने सवाल बदला, कहिए काका बैठे हैं क्या? वे बोले, भैया और क्या करें। मैं क्या बताता कि और क्या करें। मैंने कहा, आप ही सोचिए कि क्या करें। उन्होंने जवाब दिया, सब सोच लिया। कुछ करो तो आधे अच्छे काम होते हैं और आधे बुरे। कुछ नहीं करने से कोई बुरा काम नहीं होता। बुरा करने से यही अच्छा है कि बैठे बैठे अच्छा सोचा करो और कुछ ना करो। आगे लिखते हैं परसाई जी, 26 तारीख की रात 11 बजे पंडित नेहरू ने कहा, मैंने सब फाइलें निपटा दी, मेरा सब काम पूरा हो गया। दूसरे दिन पंडित जी की मृत्यु हो गई। इससे देशवासियों को क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? यह कि अपना काम पूरा करना खतरनाक है। जिसकी फाइलें पूरी हो जाएं, उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसे जीवित रहना है और देश की सेवा करनी है, वह फाइलें कभी पूरी नहीं करेगा। जिसकी टेबल पर फाइलों का जितना बड़ा ढेर होगा, वह उतना ही दीर्घायु होगा और उतना ही बड़ा देश सेवक होगा। शासन में मंत्री से लेकर क्लर्क तक वे मेरी श्रद्धा के पात्र हैं, जो कभी काम पूरा नहीं करते। वे देश के लिए जीवित रहना चाहते हैं। केंद्रीय सरकार को सहज हिदायत देनी चाहिए कि जो अपना काम पूरा कर देगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वह मरकर अपनी सेवा से वंचित रहना चाहता है। डायरी में निठल्ले के चिंतन और अनुभव के ऐसे अंश और भी बहुत हैं। आगे एक जगह लिखा है, मैं अब ऊब गया हूं। मैंने दुनिया के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोच डाला है। मैंने आसमान से रोटियां बरसवा दी हैं और चांद से दाल उड़ेली है। मैंने सारे बमों को बोरों में भरकर समुद्र में डलवा दिया है। सारे कारखाने मैंने मजदूरों को दे दिया है। जगह जगह मैंने कल्प वृक्षों के बगीचे लगवा दिए हैं, जिनके नीचे बैठकर लोग इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। सारी सुंदरियों को मैंने उनके प्रेमी उपलब्ध करा दिए हैं और कोई विरहिनी नहीं बची। सारे कवि मुझे गाली दे रहे हैं और जच्चा के गीत लिख रहे हैं। अब मेरे लिए कुछ सोचने को नहीं बचा। अब मैं कुछ दिन घूम घूम कर दूसरों के काम में दखल दूंगा। कल से यह मेरा दखल अभियान शुरू होगा। मैं काम नहीं करूंगा, सिर्फ दूसरे के काम में दखल दूंगा। आगे के पन्नों में निठल्ले के अनुभव लिखे हैं, जो जैसे के तैसे प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो ये था निठल्लेपन का दर्शन। बहुत
उम्दा किस्म का कटाक्ष अभी के समाज पे, अभी के राजनीतिक स्थिति पे। हालांकि परसाई जी ने अपने समय के हिसाब से लिखा था, लेकिन बड़े लेखक की पहचान यही होती है कि जब वो लिखते हैं तो अपने समय के साथ साथ अपने समय के पहले की भी बातों को और आने वाले समय की भी बातों को अपनी लिखावट में इस तरह से पिरो देते हैं कि जिसको आप जब भी समय के जिस भी पड़ाव पे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपके समय की बात कही जा रही है। निठल्लेपन के दर्शन में उन्होंने क्या नहीं बताया कि काम नहीं करना है, ब्यूरोक्रेसी में आज के सरकारी तंत्र में किस तरह से रेड टेपिज्म है, फाइलों का अंबार लगता है। हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन है, जैसे आज कोरोना के समय पे डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है। हमारे यहाँ अच्छे इनोवेशन की, वैक्सीन बनाने वाली की कमी है। तो जामुन के पेड़ के नीचे जो 3 लोग सोए हुए थे, उनके मुंह में जामुन गिरा ही नहीं, तो फिर वैक्सीन कहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से बने कि सबको वैक्सीन मिल सके। हल्ला करना अलग बात होता है और काम को कर जाना अलग बात है। फाइलों को कभी भी निपटाना नहीं है, ये एक कटाक्ष है, काम नहीं करना। दखल अभियान शुरू हो रहा है, हर चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा, हर चीज़ को एनालाइज किया जाएगा परसाई जी की निगाहों से। तो अगले कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कहानी पढ़ना और सुनना बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके आज के सोशल मीडिया के ज़माने में, जब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत तरह की गलत सूचनाओं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एंड मैल इन्फॉर्मेशन से पीड़ित होते हैं। आपको बहुत तरह की सूचनाएं इस तरह की दी जाती हैं कि आपका बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो याद कीजिए कि बचपन में हम जब दादी से, नानी से, मम्मी से कहानी सुनते थे तो एक अजीब सा अंदर से गुदगुदाहट भी होता था और बहुत कुछ कहानी कहते सुनने के दरमियान हम सीख जाते थे, जो आज तक हमारे चरित्र के साथ, हमारे एटीट्यूड में चिपका हुआ होता है। तो इसलिए कहानियों को सुनिए, लोगों को सुनाइए और पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।